आज आपके सामने चैप्टर लेके आए हैं वो हमारा ग्रेविटेशन चैप्टर, ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन हम आपको इस चैप्टर के बारे में वन शॉट वीडियो में इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। हम ने जो ये चैनल बनाया है इसका मेन मोटिव आपको पढ़ाना और आपकी नॉलेज को गेन करना और आपके एग्जामिनेशन में मैक्सिमम से मैक्सिमम नंबर लाने की कोशिश करना है। और मैं समझता हूँ कि हम और आप मिलकर के इस काम को जरूर पूरा कर सकते हैं। तो इसके लिए आप हमारे लिए छोटी सी हेल्प करें कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें प्लीज़, सब्सक्राइब प्लीज़। सब्सक्राइब प्लीज़। Without get waste our time, let us start our topic। तो देखिए जिस तरीके से हम अपने यूनिवर्स में डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स देखते हैं, जैसे कि हम देखते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को जब जमीन में नीचे गिराते हैं तो हमें वो नीचे ही क्यों आता है। हमने देखिए ये लिया, इसे नीचे गिराया तो ये नीचे ही आया, या फिर हम किसी को चीज़ को ऊपर छालते हैं तो ऊपर से नीचे ही आता है हमेशा। ऐसा क्यों? कभी हमने देखा है कि ये हाथ से ऊपर जाने के बाद एक समय नीचे क्यों आता है। ये डिफरेंट टाइप ऑफ फिनोमेना, जैसे कि रेन जो होती है, रेन ड्रॉप होती है ऊपर से नीचे ही आती है हमेशा। रेन स्टोन, जो हमने एक स्टोन को ऊपर से छोड़ा और छोड़ने के बाद में वो जमीन पे नीचे आने लगा तो हमने ये स्टोन को देखा। अगर हम जंप मारते हैं, हमने जंप किया और जंप करने के बाद हम जमीन पे आ गए, सो ये सारी जो फोर्सेस होती है कहाँ से लगती हैं फोर्सेस। यार देखो जैसे कॉमन एग्जाम्पल होता है एप्पल का। एप्पल जो होता है, जब न्यूटन जो साइंटिस्ट थे उन्होंने एक एप्पल को देखा था, जो एप्पल जो थी उनके एक बार एक एप्पल नीचे गिरी, उन्होंने माइंड में ये सोचा कि ये एप्पल नीचे ही क्यों गिरती है। उस चीज़ को देख करके उन्होंने अपने अराउंड में देखा और बोला कि ये सारी चीज़ें जो हम देख रहे हैं कि सारी ऊपर से नीचे ही आ रही हैं, ऐसा क्यों हो रहा है। तो इस बात को देख करके, क्योंकि जैसा कि हमें पता है अब मोशन प्रोड्यूस करने के लिए, किसी ऑब्जेक्ट में मोशन प्रोड्यूस करने के लिए फोर्स का जरूरत होती है, फोर्स होना चाहिए। अब फोर्स होनी चाहिए। जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन करेगा तो मोशन करते समय कोई दूसरा ऑब्जेक्ट फोर्स लगाएगा तभी तो मोशन कर पाएगा। अब यहाँ पे ऐसा कौन सा फोर्स है जो काम कर रहा है। तो साइंटिस्ट ने तो हमने उस फोर्स का नाम रखा ग्रेविटेशनल फोर्स। जिस फोर्स की वजह से कोई भी अर्थ जो होती है, अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ, उस फोर्स का नाम हमने ग्रेविटेशनल फोर्स दिया। ग्रेविटेशनल फोर्स with which earth attracts all the object towards its center, अपने सेंटर की तरफ जिस फोर्स से अट्रैक्ट करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। और हर ऑब्जेक्ट, चाहे वाटर हो, रेन हो, स्टोन हो, जंप हो, एप्पल हो, एवरीथिंग, जितना भी हम चीज़ों को देखते हैं सारी की सारी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही काम करती है। ग्रेविटेशनल फोर्स जो होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज एन अट्रैक्टिव फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स जो हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स होती है, जो अट्रैक्ट करती है, रिपल्शन नहीं होता इसके अंदर। तो इट इज अ अट्रैक्टिव फोर्स। ये इसमें केवल अट्रैक्शन होता है, अट्रैक्टिव फोर्स होती है जो किसी ऑब्जेक्ट के बीच में लगती है। इस बात को देखते हुए जो हमारे साइंटिस्ट न्यूटन थे, न्यूटन ने अपना यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया था। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जिसकी मदद से उन्होंने बताने की उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स जो होती है कितनी लगती है और वो दो ऑब्जेक्ट को किस तरीके से अट्रैक्ट करती है। तो उसके उन्होंने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया था। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग क्या था, अकॉर्डिंग यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कि जब किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगती है, सपोज कीजिए ये m1 ऑब्जेक्ट है एंड ये m2 ऑब्जेक्ट है।
इन दोनों के बीच में कुछ फोर्स डिस्टेंस है r, तो इन दोनों के बीच में कुछ फोर्स लग रही है। तो उस फोर्स को उन्होंने बोला कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है दो मास के ऑब्जेक्ट के बीच में, ऑब्जेक्ट ए एंड ऑब्जेक्ट बी, इन दोनों की जो फोर्स लग रही है वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर प्रोडक्ट ऑफ देयर मास, जो उसका मास है उसके प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट होगा। एंड फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मास, एंड फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, फोर्स इज गोइंग टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस इन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। जो दो ऑब्जेक्ट के बीच में डिस्टेंस लग रहा है, जो डिस्टेंस उन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में, वो डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनेट होगा। जब हम दोनों कंबाइन कर देते हैं, कंबाइनिंग द बोथ, कंबाइनिंग वो दोनों कंबाइन करने में क्या मिलता है, फोर्स इक्वल टू फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m2 अपॉन r स्क्वायर। जैसा हमें पता है प्रोपोर्शनलिटी का साइन जब हटाते हैं कांस्टेंट लगाते हैं, तो हमने यहाँ पे कांस्टेंट लगा दिया g, यहाँ पे हमने कांस्टेंट एक g ले लिया। फोर्स इक्वल टू एक कांस्टेंट g इक्वल टू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ये हमारा ग्रेविटेशन का फॉर्मूला बना, वेयर g जो है, वेयर g इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, वेयर g ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यहाँ पे हमारा g जो है ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, जिसकी फिक्स वैल्यू होती है g इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻⁻11, एंड इसकी जो यूनिट बनती है, हम इसकी यूनिट देख लेते हैं। जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है वो यूनिट भी होती है। यूनिट कैसे बनेगी इसकी, g इक्वल टू f r स्क्वायर m1 एंड m2। फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, इसकी मीटर स्क्वायर, और इसकी केजी स्क्वायर। तो क्या बना न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो यहां पर यूनिट लगा देते हैं इसकी, न्यूटन मीटर स्क्वायर एंड पर केजी स्क्वायर। इफ देखिए, अब आप सोचेंगे कि अगर हर ऑब्जेक्ट में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगती है, हमने अभी क्या बोला कि हर ऑब्जेक्ट जो होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाता है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है, हर ऑब्जेक्ट के पास जिसके पास मास होगा, कोई डिस्टेंस होगा, हर ऑब्जेक्ट लगाता है, लेकिन हमें क्यों नहीं दिखती है। तो रीजन क्या होता है, रीजन ये रहता है कि उनका मास बहुत ज़्यादा कम होता है। अगर मास कम होगा तो उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स भी बहुत ज़्यादा कम होती है। एज तो लिख देते हैं, एज ऑल द ऑब्जेक्ट apply force of attraction as all the object apply force of attraction, what the mass of these object is quite less. So the gravitational force is also going to be less। इस वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगी वो भी कम ही होगी। Similarly, if the mass of two object is more, then the force will also high। तो ऐसी कंडीशन फोर्स भी हाई होगी। हमारी जो ये ग्रेविटेशनल फोर्स होती है ये भी फोर्स का काइंड ही है, इसीलिए ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो इसको कह सकते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी।
ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और उसकी ऐसा यूनिट भी वही होती है जो फोर्स की होती है। ऐसा यूनिट ऑफ ग्रेविटी इज इक्वल टू न्यूटन और एन। ग्रेविटेशनल फोर्स की ऐसा यूनिट होती है वो भी न्यूटन ही होती है, एन होती है न्यूटन। इसके बाद हम टेन लाइन पे क्या देखते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स का हेल्प क्या करती है। ग्रेविटेशनल फोर्स प्रेजेंट in between the planets and sun, planet and sun, due to which planet revolves around the sun, planet revolves around the sun। इस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही जो प्लैनेट होते हैं रिवॉल्व करते हैं, revolve around the sun, इसी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही जो प्लैनेट होते हैं सन के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं। टाइड्स, सेकंड, टाइड प्रोड्यूस्ड within the sea, tide produced within the sea is also due to gravitational force, gravitational force in between moon and earth, अर्थ और मून के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स होने की वजह से ही उसमें टाइड प्रोड्यूस होती हैं। केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, जो क्लेपर्स लॉ होते हैं, क्लेपर्स लॉ में ये बताते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट रिवॉल्व करता है, किस ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है तो उसकी कंडीशन कैसी होती है, किस शेप में करता है और उसका क्या क्राइटेरिया रहते हैं। उसके मोशन की क्राइटेरिया को बताने के लिए जिस लॉ का यूज किया बताया जाता है, जिन्होंने सबसे पहले बताया वो क्लेपर्स साइंटिस्ट थे। क्लेपर्स ने 3 लॉ दिए थे, केपलर ने अपने 3 लॉ दिए थे जिनकी मदद से उन्होंने बताने की कोशिश की कि मोशन किस तरीके से होते हैं। तो उनका फर्स्ट लॉ क्या कहता है, फर्स्ट लॉ ऑल द प्लैनेट revolve around the sun in a elliptical orbit। जितने प्लैनेट्स होते हैं सारे के सारे इलेप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व अराउंड करते हैं। और यहाँ पे एक सन जो होगा, सन आइदर ऑर्बिट वन फोकस, सन या तो यहाँ हो सकता है और सन या यहाँ हो सकता है। अपने प्लैनेट के 2 फोकस के बीच में से सन प्रेजेंट करेगा और यहाँ पर ये प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड करेगा। पहला लोग उन्होंने कहा कि जो प्लैनेट्स होते हैं इलेप्टिकल ऑर्बिट में, ओवल शेप या किसी और दूसरी शेप में नहीं, इलेप्टिकल ऑर्बिट एक ज्योमेट्रिकल शेप होती है जो हम आप आगे आके देखेंगे, आप देख भी चुके होंगे। तो इलेप्टिकल ऑर्बिट में ही रिवॉल्व अराउंड करती हैं। इलेप्टिकल ऑर्बिट। सेकंड लॉ जो ने बोला कि अगर कोई प्लैनेट रिवॉल्व करता है, तो इन अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम इट शुड टेन इक्वल एरिया। अगर कोई प्लैनेट एक जगह से दूसरी जगह रिवॉल्व अराउंड करता है तो ऐसी कंडीशन में फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम में वो जो एरिया स्विप करेगा वो एरिया इक्वल होगा। सपोज कि ए बी सी ई एफ, तो यहां देखिए ये एरिया जो थे किसी प्लैनेट में यहाँ से मोशन करते हुए यहाँ पे आया, तो यहाँ से आते हुए यहाँ तक उसने टाइम टी लिया। और सिमिलर मैंने यहाँ पर ई से एफ यहाँ से गया तो यहाँ से भी टाइम टी लिया, इतना एरिया कवर किया। ये एरिया इसने यहाँ से कवर किया है और ये एरिया यहाँ से कवर किया है। तो अकॉर्डिंग टू अगर इक्वल इंटरवल टाइम में अगर जितना एरिया, देखिए यहाँ से एस, तो एस बी सी, एरिया ऑफ एस बी सी बिकम इक्वल टू एरिया ऑफ
ESF दोनों कंडीशन में जो एरिया होगा वो इक्वल होगा और दोनों ही एरिया इक्वल रहेंगे। थर्ड लॉ जो उन्होंने दिया, थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग कि अगर कोई प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड करता है तो इस लॉ के अकॉर्डिंग उन्होंने डिस्टेंस और टाइम पीरियड के बीच में रिलेशन दिया। उनके अकॉर्डिंग डिस्टेंस जो होता है, डिस्टेंस का क्यूब, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ टाइम। जो डिस्टेंस होता है डायरेक्टली डिस्टेंस का स्क्वायर क्यूब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टाइम के स्क्वायर के। अगर हम यहाँ पर आर क्यूब करते हुए एक कांस्टेंट लगाते हैं, कांस्टेंट इंटू टी स्क्वायर, तो ये जो वैल्यू निकलती है कांस्टेंट वैल्यू निकलती है, कांस्टेंट आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर, आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर। ये हमारे कैप्लस के 3 लॉस थे। थैंक यू। अभी आगे बढ़ते हैं। तो देखिए ये हमारा फर्स्ट लॉ, ये सेकंड लॉ और ये थर्ड लॉ। तो ये 3 प्लैनेटरी मोशन जो हैं, प्लैनेट के मोशन के बारे में बताते हैं, हमें इस बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। अगला हम देखते हैं रिलेशन बिटवीन द न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन एंड यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन एंड यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अकॉर्डिंग टू दिस थर्ड लॉ क्या कहता है? एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट whenever the force is applied on an object and equal and opposite force is also going to apply by that object on other that is equal in magnitude। मतलब कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हैं तो वो ऑब्जेक्ट भी हम पे फोर्स लगाता है, वो उतनी ही इक्वल मैग्नीट्यूड में होती है। तो देखिए, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि अगर ये बॉल जो है अर्थ के पास आ रही है या अर्थ के अंदर आ रही है, अर्थ के अंदर आ रही है, तो दोनों ही m और m2 दोनों ही के बीच में डिस्टेंस जो r है, तो दोनों ही एक दूसरे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहे हैं। अगर ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस पे लगा रहा है, अर्थ जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रही है, तो ये भी इस पे अर्थ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा और इसकी मैग्नीट्यूड कैसा होगा? इक्वल मैग्नीट्यूड होगा। लेकिन ऐसा क्यों होता है? लेकिन अगर चलिए मान लिया कि थर्ड लॉ मुझे कहता है इक्वल अपोजिट होता है, लेकिन ऐसा क्यों होता है कि हमें नहीं दिखता कि जो हमारा बॉल है वो तो हमें आती हुई दिखती है लेकिन अर्थ में आती हुई नहीं दिखती है। तो इसका जवाब हम देखते हैं, फोर्स का फॉर्मूला देखते हैं। फोर्स इक्वल टू ma एंड एक्सेलरेशन इक्वल टू f अपॉन m। देखिए यहाँ पे एक्सेलरेशन जो है, एक्सेलरेशन इन अ बॉडी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। जिस ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा होगा उसमें एक्सेलरेशन कम होगा और जिसका मास कम है उसमें एक्सेलरेशन ज्यादा पैदा होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो बॉल हैज लेस मास, बॉल का जो मास है वो कम है। देख सकते हैं बॉल का मास, बॉल हैज लेस मास, so its attraction, so it accelerate high, or whereas the mass of an earth is very large, therefore acceleration is also less, and mass of earth is very large, so acceleration produced within it cannot be occur। हमें दिखता नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत होता जरूर है, एक्सेलरेशन होता होगा लेकिन मास बहुत ज्यादा होने की वजह से हमें अर्थ का एक्सेलरेशन दिखता है, लेकिन हमें इसका मास बहुत ज्यादा कम है इसलिए एक्सेलरेशन इसमें दिख जाता है हमें। इसलिए थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो होता है इस पर अप्लाई करता है कि जितना फोर्स वो ये लगा रही है उतना ही फोर्स ये भी लगा रही है, लेकिन इसका मास कम होने की वजह से एक्सेलरेशन ज्यादा है और इसमें मास कम होने की वजह से इसमें एक्सेलरेशन कम है। अगली कंडीशन होती है फ्री फॉल एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें कि किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर केवल एक ग्रेविटेशनल फोर्स
ही काम करेगा और कोई दूसरा फोर्स उसमें काम ना करे। तो कंडीशन इन विच एन ऑब्जेक्ट इज ऑलरेडी इन द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स के इन्फ्लुएंस में ही वो ऑब्जेक्ट है और किसी दूसरी फोर्स के नो एक्सटर्नल फोर्स, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स के इन्फ्लुएंस में जब कोई ऑब्जेक्ट होता है और ऐसी कंडीशन में कोई दूसरा फोर्स में ना लगे तो ऐसी कंडीशन में हम उसे फ्री फॉल बोलते हैं। फ्री फॉल का एग्जांपल इसको जब स्कूबा डाइविंग या फिर हम एक स्टोन को छोड़ देते हैं या फिर हम एक कागज को नीचे गिराते हैं, तो ऐसी ये सारी जो कंडीशन होती है फ्री फॉल कंडीशन होती हैं। फ्री फॉल कंडीशन में हम आपसे सवाल पूछना चाहेंगे कि अगर एक फीदर और एक वेग स्टोन, फीदर एंड स्टोन दोनों को थ्रो करते हैं तो सबसे पहले कौन पहुंचेगा? कमिट बिलो द सेक्शन, कमिट कीजिए इस बात के ऊपर। आपको अगर पता है तो आप मुझे बताइए। चलिए मैं आपको बता देता हूं। असल में बोट रीच टू सरफेस, बोट रीचेस टू द सरफेस एट सेम टाइम, दोनों के दोनों सेम टाइम पर ही आएंगे, बिकॉज ड्यूरिंग एक्सेलरेशन और ड्यूरिंग फ्री फॉल, acceleration produced is independent of mass of an object। फ्री फॉल के दौरान जो ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है वो उसके मास से इंडिपेंडेंट होता है, उसे मास से कोई फर्क नहीं पड़ता। इस वजह से हम जब फीदर और स्टोन दोनों को एक साथ लीव करेंगे तो ऐसी कंडीशन में वो दोनों ही एक साथ सरफेस पर टच करेंगे हम, लेकिन रियल लाइफ में ऐसा नहीं देखते। वो इसलिए क्योंकि फीदर हल्का होता है तो उस पर एक्सटर्नल एजेंट काम कर रहे हैं। लेकिन अगर हम इस काम को वैक्यूम करके देखें जहां पे कोई और दूसरा फोर्स काम नहीं कर रहा, तो ऐसी कंडीशन में फीदर एंड स्टोन दोनों एक ही टाइम पर एक ही जगह पे जाके अटैक करेंगे और सरफेस को टच करेंगे। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है? It is the uniform acceleration produced within a body during the free fall. It is the uniform acceleration produced within the body. It is then uniform acceleration produced within a body during free fall. फ्री फॉल के दौरान जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है उसी को बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इट इज डिनोटेड बाय जी, इसे जी से नोट किया जाता है। एंड इसकी जो वैल्यू होती है, फिक्स वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अर्थ के लिए। और जगह जगह जाकर इसकी वैल्यू चेंज हो जाती है, लेकिन अर्थ के लिए इसके अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे रहती है, लेकिन एवरेज वैल्यू रहती है क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट ये भी वैल्यू चेंज होती रहती है। जैसे यहाँ देखिए, जैसे कि हमारा फोर्स का फॉर्मूला क्या था? फोर्स इक्वल टू G m1m/r², और दूसरा फोर्स का फॉर्मूला क्या है? फोर्स इक्वल टू m × a। और यहाँ पे ये जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है,
क्लियर, ये एन जी हो गया।
थ्रस्ट थ्रस्ट एंड प्रेशर, थ्रस्ट एंड प्रेशर। देखिए थ्रस्ट एंड प्रेशर को, थ्रस्ट एंड प्रेशर क्या होता है? थ्रस्ट एंड प्रेशर में हम जो काम करते हैं, जैसे कि हम आपको थोड़ा एग्जांपल देते हुए समझाते हुए चलते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर एक वुडन बॉक्स है, वुडन बॉक्स दोनों कंडीशन में है। वुडन बॉक्स ये कंडीशन ए, ये कंडीशन बी। अब यहाँ पर आप एक छोटा सा हैमर लीजिए, मतलब कि एक बड़ा सा फोर्स लगाने के लिए इतना बड़ा हैमर लेकर के इस पर यहाँ से फोर्स करके दबाइए इसको, तो क्या हुआ? तो हम यहाँ पे देखते हैं, जब हम इसे यहाँ पे दबाते हैं इस वुड को, तो इस पर कुछ ज़्यादा बड़ा असर नहीं पड़ता है। लेकिन भैया हम क्या करते हैं, अब हमने क्या किया, एक हमने नेल लिया, क्या लिया? नेल लेकर के हमने इसको नेल को, अब इसे नेल को इसमें गाड़ा, ये नेल को इसमें जब डाला और फोर्स लगाई, इस पर यूं फोर्स लगाया, तो क्या हुआ? ये यहाँ तक इंटरवीन कर गया, यहाँ तक ये इंटरवीन कर गया, इसके अंदर घुस चला गया। तो हमने क्या देखा यहाँ पे जब हम फोर्स लगा रहे हैं, तो किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर जो होता है उसके ऊपर लगने वाला फोर्स या प्रेशर जो होता है, फोर्स जो होता है, डिपेंड करता है उसके एरिया पे डिपेंड करता है। हम देखिए जो थ्रस्ट पढ़ने वाले हैं, थ्रस्ट प्रेशर, तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं, ये प्रेशर लगा रहा है, इस पर क्या लगा रहा है? प्रेशर। तो जो ये वुड जो है, ऑब्जेक्ट ए ऑब्जेक्ट बी दोनों प्रेशर लगा रहे हैं, लेकिन इन दोनों में क्या अंतर है? यहाँ पर इसका एरिया थोड़ा बड़ा है, एरिया इज लार्ज, एरिया इज लार्ज। जो यहाँ पे एरिया आ रहा है वो लार्ज एरिया आ रहा है, वेयर इज एरिया इज स्मॉल, एरिया इज स्मॉल। एरिया लार्ज है और एरिया स्मॉल है, इन दोनों में बस इसी बात का अंतर है कि एक जगह एरिया लार्ज है, एक जगह एरिया स्मॉल है। देखिए, और तो देखिए हम इस बात को देख करके हमने एक बात कंक्लूड की कि जो प्रेशर होता है, प्रेशर डिपेंड ऑन टू थिंग्स। प्रेशर दो चीजों पर डिपेंड करता है। प्रेशर डिपेंड अपॉन टू क्वांटिटीज, दो क्वांटिटीज पर डिपेंड करता है। पहला फोर्स पहला फोर्स पर डिपेंड करता है कि कितनी फोर्स लग रही है इस कंडीशन ए में और इस कंडीशन बी में कितनी फोर्स लग रही है, इस पर डिपेंड करेगा प्रेशर। फर्स्ट एंड सेकंड जो होती है वो होती है एरिया, कि कितना एरिया है, तो कितना एरिया है उसके पर डिपेंड करता है और एक फोर्स पे लगता है। इन दोनों कंडीशन पर ही जो हमारा प्रेशर होता है काम करता है। तो इसके बेसिस पे हमने प्रेशर की डेफिनेशन क्या बनाई? प्रेशर को ऐसे डिफाइन किया, प्रेशर इट इज डिफाइन एज द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। वो फोर्स जो कि पर यूनिट एरिया पे इफेक्ट करती है उसे हम क्या बोलते हैं? प्रेशर बोलते हैं। प्रेशर जो देखिए यहाँ पे प्रेशर डिनोटेड बाय पी, इट इज डिनोटेड बाय पी, ये पी से डिनोट करते हैं। तो पी प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। जैसे न्यूमेरिकल वे में लिखेंगे तो प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया के बराबर होता है। जो देखिए तो प्रेशर की यूनिट क्या बनी? प्रेशर की यूनिट बनती है, प्रेशर की यूनिट जो बनती है फोर्स की न्यूटन और उसकी एरिया की मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये यूनिट ऑफ प्रेशर। प्रेशर की यूनिट को, और या हम इसे ऐसे लिखते हैं, प्रेशर को पीए भी लिख सकते हैं, पीए और पास्कल। जैसे हम पास्कल के में मेजर करते हैं, ऐसा यूनिट इज इक्वल टू पास्कल और पीए, इसे शॉर्ट में पीए भी लिखते हैं। तो इसलिए जो प्रेशर की यूनिट होती है पास्कल होती है। यहां तक फोर्स और एरिया पर डिपेंड करता है। थ्रस्ट क्या होता है? थ्रस्ट इज जब परपेंडिकुलर फोर्स। थ्रस्ट क्या होती है? थ्रस्ट होता है इट इज द परपेंडिकुलर फोर्स एक्टिंग
ऑन अ बॉडी, एक परपेंडिकुलर फोर्स जो कि एक बॉडी पे काम कर रही है, उसे क्या बोलते हैं हम थ्रस्ट बोलते हैं। थ्रस्ट जो होती है प्रेशर की जगह हम थ्रस्ट, जब परपेंडिकुलर फोर्स लगती है तो थ्रस्ट अपॉन एरिया के रेस्पेक्ट में हम इसे डिफाइन कर सकते हैं। थ्रस्ट अपॉन एरिया, प्रेशर को थ्रस्ट अपॉन एरिया के रेस्पेक्ट में डिफाइन कर सकते हैं। देखिए तो जो थ्रस्ट अपॉन एरिया है, जो हमारा इस फॉर्मेट में हम बहुत सारी चीजें समझते हैं, जैसे एप्लीकेशंस की क्या कहाँ होती हैं, या फिर इनके डेली लाइफ में एग्जांपल कहाँ होते हैं, जैसे कि वुडन बैग स्ट्रिप, क्या होती है बैग स्ट्रिप, सम एग्जांपल, यस यूज सम कॉमन एग्जांपल, कुछ कॉमन, जैसे कॉमन एग्जांपल जैसे बैग स्ट्रिप, आमतौर पे जो बैक की स्ट्रिप होती है वो थोड़ी चौड़ी होती है, तो बैक की स्ट्रिप चौड़ी होने से क्या होता है, तो उसका एरिया ज्यादा हो जाता है, और एरिया ज्यादा होने की वजह से हमें दर्द कम होता है। क्योंकि अगर हम जब अपनी बुक्स रख के ले जाते हैं, सामान रख ले जाते हैं, तो हमारे हाथों दर्द होने के 4 चांस रहते हैं अगर एरिया छोटा होगा तो। और कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे हाथों में निशान भी बन जाते हैं लाल थोड़े से, तो उनसे बचने के लिए हमारी स्ट्रिप बनाई जाती है, थोड़ी मोटी ना दी जाती है, जिससे कि हमें परेशानी कम हो। नाइफ, शार्प नाइफ कैन कट वेजिटेबल मोर इजीली। जो शार्प नाइफ होता है वो वेजिटेबल को ज्यादा से काट सकता है, जो शार्प नाइफ होता है जो वेजिटेबल को ज्यादा से काटता है एज कंपेयर टू ब्लंट नाइफ। जो ब्लंट नाइफ होता है उसका क्योंकि ब्लंट नाइफ में जो एरिया होता है बड़ा होता है, और जो शार्प नाइफ होता है उसका एरिया जो होता है छोटा होता है। तो छोटा एरिया होने की वजह से यहाँ पर वो ज्यादा प्रेशर लगाता है, और ज्यादा प्रेशर लगाने की वजह से वो सब्जी को भी जल्दी से काट सकता है। इसके बाद कैमिल का एग्जांपल लेते हैं। कैमिल कैन मूव ऑन डेजर्ट। कैमिल जो होते हैं डेजर्ट पे मूव कर पाते हैं, क्यों कर पाते हैं, क्योंकि उनके जो पैर होते हैं, पैर का एरिया जो तो बॉर्ड होता है, जिसकी वजह से जो प्रेशर लगता है, प्रेशर पर एरिया जो लगाता है जमीन पर कम लगाता है, इसलिए उसके पैर फंसते नहीं है डेजर्ट में, डेजर्ट की रेत में पैर नहीं फंसते, और इस वजह से वो आगे और लंबे समय तक चल सकता है। और इसलिए कैमिल इज ऑल्सो कॉल्ड द शिप ऑफ डेजर्ट। और एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, जैसे ट्रैक्टर का एग्जाम्पल ले लीजिए आप। ट्रैक्टर की जो ट्रैक्टर होता है, ट्रैक्टर हुआ, रेलवे लाइन हुई, रेलवे स्लीपर बोर्ड होते हैं। ट्रैक्टर के टायर चौड़े होते हैं ताकि वहां पे हमें ज्यादा से ज्यादा एरिया मिल सके और वो जमीन धसे बिना आगे बढ़ सके। रेलवे इसके स्लीपर दूर रखे जाते ताकि जब प्रेशर कम पड़े। और हम जब स्टैंड करते हैं, जब स्टैंड रहते हैं तो कम प्रेशर लगता है, और while walking we experience more pressure, less pressure and more pressure क्यों, क्योंकि हमारी एक टांग पे प्रेशर लगने की वजह से हम जब वॉक करते हैं तो हमें ज्यादा प्रेशर महसूस होता है एज कंपेयर टू स्टैंडिंग। स्टैंड करते समय हमारी 2 टांगें होती हैं, तो दोनों टांगों पे स्टैंड कर रहे हैं तो प्रेशर कम लगेगा, और वहीं जब हम एक टांग खड़े हैं तो ऐसे हाल में प्रेशर की कंडीशन भी ज्यादा लगती है। अगला टॉपिक हमारा डेंसिटी क्या होती है, इट इज डिफाइंड एज मास पर यूनिट वॉल्यूम। जो मास पर यूनिट वॉल्यूम है कितना है किसी ऑब्जेक्ट का, दिए गए मास में कितना उसका वॉल्यूम है, उसी को हम डेंसिटी बोलते हैं। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, और D इक्वल टू M अपॉन V। ये इसका फॉर्मूला रहता है, D इक्वल टू M अपॉन V। जो इसकी यूनिट रहती है, यूनिट क्या होगी इसकी, डेंसिटी, यूनिट ऑफ डेंसिटी की यूनिट बनती है
वो होती है केजी मीटर क्यूब, केजी मीटर क्यूब, तो केजी पर मीटर क्यूब इसकी यूनिट बन जाती है डेंसिटी की। डेंसिटी की यूनिट बनती है, डेंसिटी जो होती है, डेंसिटी की बात आती है रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी का मीन टू से it is defined as the density of a body, density of a body with respect to the density of water, density ऑफ वाटर। हम वाटर की डेंसिटी के रेस्पेक्ट में, वाटर की डेंसिटी के रेस्पेक्ट में किसी डेंसिटी के ऑब्जेक्ट को मेजर करते हैं, उसी को रिलेटिव डेंसिटी बोलते हैं। रिलेटिव डेंसिटी लिखते हैं, रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी क्या हुआ? रिलेटिव डेंसिटी, डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर, ये डेंसिटी का फॉर्मूला होता है। डेंसिटी कंपेयर करने के वाटर की डेंसिटी लेते हैं और वाटर की डेंसिटी जो होती है 1 होती है। डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1। 1 डेंसिटी, वाटर की डेंसिटी 1 होती है। अगर हम ये बोलते हैं कि डेंसिटी ऑफ आयरन, डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ वाटर इज 7 पॉइंट, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ आयरन, सॉरी, अगर हम ये कहते हैं रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ आयरन इज 7.8, then it means that iron is 7.8 times heavier than water. Iron is 7.8 times heavier than water. इस तरह वाटर से कंपेयर करके देन फ्लूइड्स, फ्लूइड क्या होते हैं देखिए, तो एनी सब्सटेंस दैट कैन फ्लो इज कॉल्ड फ्लूइड। वो हर सब्सटेंस जो कि फ्लो कर सकते हैं उन्हें हम फ्लूइड बोलते हैं। फ्लूइड का एग्जांपल लिक्विड एंड गैस आर फ्लूइड्स। लिक्विड एंड गैस आर फ्लूइड्स। लिक्विड और गैस जो होती हैं फ्लूइड होती हैं। लिक्विड एंड गैसेस आर द एग्जांपल ऑफ फ्लूइड। ये दोनों फ्लो कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कर सकते हैं, बट सॉलिड आर नॉट कैटेगराइज्ड एज फ्लूइड। Solid do not categorized as fluid। सॉलिड को हम फ्लूइड की तरह कैटेगराइज नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो एक जैसे दूसरे फ्लो नहीं कर सकते। इस वजह से जो सॉलिड होती हैं वो आमतौर पे फ्लूइड नहीं मानी जाती हैं। आगे देखिए, सॉलिड फ्लूइड नहीं होते। और देखिए, हम समझते हैं बायोगेंट फोर्स, जैसे कि अभी देखते हैं बायोगेंट फोर्स क्या होती है। बायोगेंट फोर्स it is the upward force, it is the upward force exerted by the liquid when
the object submerged in it, submerged in it। जब हम उसे किसी ऑब्जेक्ट को पानी के अंदर डालते हैं तो ऐसी कंडीशन में उसमें फोर्स लगती है, उसी फोर्स को हम बायोगेंट फोर्स बोलते हैं। बायोगेंट फोर्स इज दैट फोर्स व्हिच इज एक्सपीरियंस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट व्हेन इट गोइंग इनसाइड अ लिक्विड एज द ऑब्जेक्ट go down as the object go down, Bayogan force increase, that force get increase। तो ये फोर्स बढ़ती जाती है जैसे कि हम डाउन जाएंगे, डाउन जाते जाएंगे उतना ही उसकी फोर्स वो बढ़ती जाएगी। इसी तरह से Bayogan force is also called upthrust। Bayogan force is also called upthrust। Bayogan force को हम upthrust भी बोलते हैं। जब जैसे देखिए यहां पर एक ऑब्जेक्ट को जब हम डिप करते हैं, जैसे ये ऑब्जेक्ट है तो उसे एक साइड से फोर्स नहीं लगता, उसे हर साइड से फोर्स लगता है। इधर से फोर्स लगेगा, उसे इधर से फोर्स लगेगा, इधर से फोर्स लगेगा, इधर से फोर्स लगेगा, इधर से फोर्स लगेगा, हर साइड से फोर्स लगता है उसको। ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस फोर्स फ्रॉम ऑल द साइड इन अ लिक्विड। लिक्विड में जब पुट किया जाता है, व्हेन ऑब्जेक्ट पुट इन लिक्विड इट एक्सपीरियंस फोर्स फ्रॉम ऑल द साइड। ऑब्जेक्ट को हर साइड से फोर्स लगता है। ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस फोर्स फ्रॉम ऑल द साइड। हाँ, ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस फोर्स फ्रॉम ऑल द साइड। सभी साइड से जो ऑब्जेक्ट होता है उसे फोर्स लगता है, और वो फोर्स जो होता है उसे चारों तरफ से घेरने मत करता है। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं कर रहा है, लेकिन अगर ये अपवर्ड फोर्स है, अपवर्ड फोर्स, अपवर्ड, ये डाउनवर्ड, ये अपवर्ड फोर्स है, ये डाउनवर्ड फोर्स है। जब अपवर्ड फोर्स ज्यादा हो जाता है और डाउनवर्ड फोर्स कम होता है तो ऑब्जेक्ट जो होता है तैरता है, यहाँ पे ऊपर सरफेस पे रहता है। लेकिन जिस तरीके से अगर अपवर्ड फोर्स कम हो जाए और डाउनवर्ड फोर्स ज्यादा हो जाए तो ऐसी कंडीशन में ऑब्जेक्ट सिंक कर जाता है। कंडीशन फॉर फ्लोटेशन की कंडीशन क्या क्या रहती है? कंडीशन फॉर फ्लोटेशन देखिए तो, इफ जैसे कि यहां पे ऑब्जेक्ट है, इसे देखते चलिए। अब यहां पर इसमें फोर्स लग रही है, यहां से चारों तरफ से फोर्स लगेगी इस पे, इधर से भी लगेगी, इधर से भी, और इधर से भी, और इधर से भी। हर तरफ से फोर्स लगेगी। ये लिक्विड है, इसका ये लिक्विड में रखा हुआ है, लिक्विड। देखिए फर्स्ट कंडीशन, इफ द वायोगेंट फोर्स is more than the Bayogan force is more than the downward force, then the object will
float on the surface. Float on the surface. तो अगर ऑब्जेक्ट का बायोगेंट फोर्स ज़्यादा है एज कंपेयर टू फोर्स अप्लाइड डाउनवर्ड बाय दैट ऑब्जेक्ट, ऐसी कंडीशन में वो ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा. मतलब क्या है, बायोगेंट फोर्स इज मोर देन अप्लाइड फोर्स. Object will float on the surface. Second condition, और से थोड़ा सा और दूसरा. Second, if बायोगेंट फोर्स is equal to applied force, then object will float but submerged completely. लेकिन सारा डूब जाएगा उसके completely what the ऑब्जेक्ट समझ कंप्लीट समझ हो जाएगा उस लेयर, जो लिक्विड की लेयर है उसके हिसाब से मैच करेगा फिर. एंड थर्ड कंडीशन, अगर बायोगेंट फोर्स कम है, इफ बायोगेंट फोर्स इज लेस एज कंपेयर टू अप्लाइड फोर्स, देन ऑब्जेक्ट गेट सिंक. तो ऐसी कंडीशन में ऑब्जेक्ट सिंक कर जाएगा. आर्किमेडिक्स प्रिंसिपल क्या था? आर्किमेडिक्स प्रिंसिपल when Archimedes principle इसके अकॉर्डिंग क्या होता है? when an object completely or partially submerged in liquid, it displays the liquid equal to its weight, जो अपने वेट के इक्वल, जितना उसका वेट है उसके अकॉर्डिंग वो उसको उस लिक्विड को डिस्प्लेस करता है. जितना उसका वेट है उसके अकॉर्डिंग वो उसको अपने लिक्विड को समझ करता है. जब किसी ऑब्जेक्ट, देखिए क्या कहता है, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को पार्शली और कंप्लीटली उसमें समझ करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में वो कुछ
जो वेट लिक्विड डिस्प्लेस करता है, वो लिक्विड उतना डिस्प्लेस करता है जितना कि उसका उस ऑब्जेक्ट का वेट है। वायोलेंट फोर्स इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड by object, weight of liquid displaced by an object. Condition of flotation on the basis of density के बेसिस पर, अगर density of liquid is more than density of object, then object will float. अगर density of liquid is less as compared to density of object, then object will sink. And if density of liquid become equal to density of object, then ऐसी कंडीशन में now it will float on surface तो वो उसकी सरफेस में मैच करेगा सारा फ्लोट ओवर, और यहाँ पे ओवर द सरफेस, फ्लोट ऑन द सरफेस, देन इट विल फ्लोट ऊपर करेगा, और इट विल फ्लोट ऑन द सरफेस, वाई कंप्लीटली submerging into it. और देखिए बायोवेंट फोर्स के हिसाब से कैसे था, जो बायोवेंट फोर्स के हिसाब से बायोवेंट फोर्स इज मोर अप्लाइड फोर्स से, applied force, then float. Vacuum force is less as compared to applied force. तो ऐसी कंडीशन में sink, and when both are equal, Vacuum force is equal to applied force के इक्वल होता है, वैगन फोर्स अप्लाइड फोर्स इक्वल होता है, तो समझ कंप्लीटली एंड मैच द लेवल ऑफ वाटर। इसमें वेट के, अगर हम वेट के एस्पेक्ट में लें कि वेट के एस्पेक्ट में कैसा होगा, मतलब इसका वेट ऑन द बेसिस ऑफ वेट, तो ऐसे ये कैसे होगा, अगर वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस इज मोर देन द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, then object will float. Similar manner, if the weight of liquid displaced is less than weight of object, then it gets sink, and weight of liquid is become equal to weight of object, then float by matching लेवल को मैच करते हुए वो फ्लोट करेगा। जो सिप होता है
वो इतना बड़ा होता है तो उसके बावजूद भी वो डूबता नहीं है। क्यों नहीं डूबता? क्योंकि उसकी जो डेंसिटी होती है वो डूबता नहीं है। क्यों नहीं डूबता? क्योंकि उसकी जो डेंसिटी होती है लिक्विड की, वो एवरेज डेंसिटी जो होती है लिक्विड की ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू उस शिप के। इस कारण से वो फ्लोट कर जाता है। वहीं जो आयरन की नील होती है वो डूब जाती है। क्यों? क्योंकि उसकी डेंसिटी जो लिक्विड डिस्प्लेस कर रहा है उसके कंपेरिजन में बहुत ज़्यादा होती है। ऑब्जेक्ट की डेंसिटी ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड। ये वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस कंडीशन से हम इन 3 कंडीशन से, ये कंडीशन और उस कंडीशन, सारी कंडीशन से हम पता कर सकते हैं कि कौन सा लिक्विड सिंक करेगा, कौन सा ऑब्जेक्ट सिंक नहीं करेगा। आई होप यू लाइक दैट। थैंक यू।